नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें मैं आपको पढ़ाता फिज़िक्स। और ये फिज़िक्स में उसके आगे का पार्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको तरंगों के बारे में पढ़ाया था और ध्वनि के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो हम उसी के आगे आज बढ़ते हैं, ठीक है। तो पराश्रव्य तरंगे, ठीक है, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, ठीक, हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे, इन तरंगों का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, हम उसको जानेंगे। तो संकेत भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। संकेत भेजने में किया जाता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में किया जाता है, ठीक। आगे पढ़ते हैं हम इसमें। और दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। अंधेरे में चमगादड़ का उड़ना, जो अंधेरे में चमगादड़ होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो यही पराश्रव्य किरणें छोड़ता है, और वो जब छोड़ता है तो वो टकरा के क्या होता है, वापस आ जाती है, क्योंकि सामने होता है, ठीक है। तो जब उनको अपना रास्ता उसी वजह से ही रात में चल पाता है कि उनको छोड़ता जाता है और दिखता है कि वो सीधे निकल जाती हैं, तो ये सीधे चलता जाता है, ठीक है। गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक। तो इसका ये क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका उपयोग क्या जाता है, समुद्र की गहराई का पता करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फायदोमीटर है, इसका भी उपयोग यही किया जाता है, ठीक है। समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाज़ों का पता करने में किया जाता है, सोनार का उपयोग किया जाता है उसमें। दुश्मन की पनडुब्बी का पता करने में इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, समुद्र के अंदर, ठीक। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी क्या होती है, जो स्टील होती है ना, वो लवण के अपेक्षा विभिन्न जो स्टील होती है वो लवण के अपेक्षा क्या होती है, अधिक प्रत्यास्थ होती है, ठीक। तो विभिन्न कारकों का ध्वनि के, अच्छा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो मैं आपको इसको ऐसे ही बता देता हूँ कि ठीक, इसमें सिर्फ इतना सा है, इससे ये लिख गया, इसमें इसको हटा देते हैं हम, कि इसमें जो प्रत्यास्थता है, इसमें क्या होता है कि स्टील लवण के अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है, ठीक। फिर आगे हम पढ़ेंगे इसमें। इसमें इतना नहीं है, स्टील लवण की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है, ये चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये उधर का उधर हो गया, ठीक। तो ये चीज़ नहीं है इसमें। तो आप इसमें जानेंगे कि जो स्टील होती है, ठीक है, लवण की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है, उसको ज़्यादा खींचा जा सकता है, ठीक है। तो अब इसमें पढ़ेंगे ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। क्या होता है डॉपलर प्रभाव ध्वनि का, ठीक। इसमें हम जानेंगे कि जब दो चीज़ें एक दूसरे के पास जब दो चीज़ें एक दूसरे के पास आती हैं, ठीक, तो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है, पिच क्या होती है, बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ट्रेन को आपने देखा होगा, जब ट्रेन आपके पास आती है, ठीक है, तो उसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, पिच क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। जब आपसे दूर जाएगी, ठीक है, तो क्या होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो इसमें यही होता है डॉपलर प्रभाव। और जब दो चीज़ें एक दूसरे से दूर जाएं, ठीक ठीक, जैसे ट्रेन आवाज़ करती हुई आती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है उसकी, ठीक है। तो जब ये दूर जाएंगी तब क्या होगा, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, पिच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक, समझ गया डॉपलर प्रभाव में क्या होता है। फिर यहाँ पर था ये कि विभिन्न कारकों का, अच्छा इसमें ये दिखाया है कि मतलब जो ध्वनि की स्पीड होती है, ठीक है, वो किस में कितनी होती है, ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, इसमें यार अच्छा थोड़ा सा छुप गया है, ठीक, तो वो मैं अपने हाथ से लिखवा देता हूँ आपको, ठीक, इस साइड में पहले, उसके बाद हम इसको देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, ध्वनि की चाल जो भिन्न भिन्न चीज़ों में होती है, अलग अलग चीज़ों में, वो कितनी होती है, ठीक है, हम उसके बारे में इसको जानेंगे। तो जो शुष्क वायु होती है, लिखो आप मेरे साथ में, शुष्क वायु,
ठीक है, ड्राई एयर। इसमें क्या होता है, जो इसकी चाल होती है वो कितनी होती है, इसका वेग कितना होता है, 331 मीटर पर सेकेंड। आपने यही पढ़ा होगा, ठीक, 331 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अब जो शुष्क वायु होती है, ठीक है, शुष्क वायु तो होती है, शुष्क वायु, लेकिन इसका टेम्परेचर जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकेंड होती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब कितनी स्पीड हो जाएगी, 343 मीटर पर सेकेंड। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक, समझ गए होंगे आप। और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में कितनी होती है इसकी बताना, तो होती है 1269 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आसुत जल में कितनी होती है बताओ, आपको पता हो तो कमेंट करके बताओ। डिस्टिल्ड वाटर कितनी होती है इसमें होती है 1498 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें इतना ही था, इतना ही छुप गया था। आगे पढ़ते हैं हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि जो लकड़ी होती है उसमें कितनी 3700 मीटर पर सेकेंड होती है। जो लोहा होता है उसमें कितनी होती है, 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, पायरेक्स कांच होता है उसमें 5170 मीटर पर सेकेंड होती है। जो एल्यूमिनियम होता है, ये मैंने क्वेश्चन प्रश्न कराया भी तो था, शायद मैंने पहली क्लास में या शायद दूसरी क्लास में मैंने आपको ये प्रश्न कराया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड बताई थी आपको कि इसमें होती है। ठीक, तो 6420 मीटर पर सेकेंड इसमें होती है स्पीड इसकी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम कि विभिन्न कारकों का ध्वनि के वेग पर प्रभाव। ठीक है, ध्वनि का चाल का, ठीक है, जो कारक होते हैं, ठीक है, उनसे मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं हम इसमें। तो दाब, जब ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव होता है, प्रेशर। ठीक है, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, जब प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है, ध्वनि की चाल उतनी ही रहेगी। ठीक, दूसरी चीज़ तापमान बढ़ने पे क्या होगा, ठीक है, माध्यम का तापमान बढ़ने पर और घटने पर घटता है। तो इस बात से ये मतलब हुआ कि अगर माध्यम का तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, अगर माध्यम का तापमान घटेगा तो ध्वनि की चाल घटेगी। जैसे मैंने बताया 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड होती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तब ध्वनि चाल कितनी हो जाती है, 343 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो तापमान के बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक, समझ गए होंगे आप। आगे, ठीक, आगे पढ़ते हैं हम। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, तथा घटने पर घटती है। ठीक है, ध्वनि की जो चाल होगी, ठीक है, आर्द्रता के बढ़ने पर क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ठीक है, और आर्द्रता अगर कमी होगी, ह्यूमिडिटी अगर कम होगी, तो क्या होगा, ध्वनि की चाल कम होगी। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल ऐसी सेम आता है बिल्कुल। ठीक है, ऐसी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति होगा, ठीक है, आवृत्ति का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, समझ गए। माध्यम, मीडियम, ठीक है, ठोस में क्या होगा कि ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में न्यूनतम होती है। ठीक है, जो ठोस होता है उसमें क्या होता है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, और जो गैस होता है उसमें ध्वनि चाल न्यूनतम होती है। ये तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग किया था मैंने साउंड वाला चैप्टर, तब उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर कि ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, सॉलिड में कितनी होती है, लिक्विड और गैस में किस तरह से बढ़ती जाती है। ठीक, बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। ठीक, अब नीचे देखते हैं कि हाइड्रोजन माध्यम में ध्वनि की चाल हीलियम माध्यम से कम होती है। हाइड्रोजन माध्यम में ध्वनि की चाल हीलियम माध्यम से कम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक, समझ गए आप। दूसरा नोट करके यहाँ पे लिख लेना कि जो आर्द्र वायु होती है,
ठीक है, वो शुष्क वायु की अपेक्षा कम घनत्व, डेंस घनत्व मतलब डेंसिटी जो होती है डेंस, ठीक है, कम घनत्व वाली होती है। जैसे एग्जाम्पल भट्टे का धुआं, भट्टे का धुआं देखा होगा कम डेंस वाला होता है, तो क्या होता है वो ऊपर को जाता है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बताओ, घनत्व क्या होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो बहुत पास पास है। डेंस शब्दों को समझना, डेंस मतलब घनत्व, घनत्व मतलब कोई घनी चीज़ है पास पास। तो जब कोई चीज़ पास पास होगी, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा डेंस होगी, पास होगी, ठीक है। जब वो दूर दूर जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझेगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे भट्टे का धुआं, ठीक है, भट्टे का धुआं। आगे बढ़ते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम वह प्रक्रम है जहाँ ऊष्मा का आदान प्रदान क्या होता है, शून्य हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल टायर का फटना, तो टायर का फटना कैसा प्रक्रम है, तो ये टायर का फटना रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो ध्वनि की चाल थी जो सबसे पहले किसने बताई, न्यूटन ने बताई थी, बाद में किसने बताई थी, लॉप्लास ने बताई थी। आगे बढ़ते हैं हम, ध्वनि तरंग की विशेषताएं, ठीक, तो हम पढ़ेंगे अब आगे ध्वनि तरंग की विशेषताएं, ठीक। तो हम पढ़ते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ध्वनि के संदर्भ में, ठीक है। तो ध्वनि की तरंग की विशेषताएं, तो इसमें पढ़ेंगे हम कि परावर्तन। तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं, ठीक है, उसमें परावर्तन होता है। तो आप इतनी सी बात जान लीजिए कि ध्वनि तरंगों में परावर्तन होता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि जिसके कारण क्या होता है, ध्वनि, ठीक है, एक सतह से टकराकर, ठीक है, जैसे कोई ध्वनि है चल रही है, वो क्या होता है कि वो उस सामने वाली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाती है, ठीक है। तो क्या समझ गए आप कि ध्वनि में, इस बात से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ध्वनि में परावर्तन होता है, ठीक, समझ गए आप। प्रतिध्वनि, इको, बिल्कुल होता है इको, ठीक। तो ध्वनि तरंग में इको होता है। अपवर्तन जानेंगे, ध्वनि तरंगों में अपवर्तन भी होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके कारण वे माध्यम में परिवर्तन से अपने जो मूल पथ से क्या विचलित हो जाती हैं, ठीक, क्या हो जाता है, अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, ठीक है, अपवर्तन के कारण ही क्या होता है कि जो ध्वनि जो होती हैं, आपने देखा होगा कि दिन की अपेक्षा रात में क्या होता है कि अधिक दूर तक जाती है। दिन की अपेक्षा क्या होता है, रात में अधिक दूर तक, मतलब वो माध्यम क्या होता है, चेंज, परावर्तन, अपवर्तन क्या होता है, माध्यम का चेंज होना, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। तो क्या होगा कि जो दूर तक जाती है वो इसी कारण से जाती है दिन में, रात में, ठीक, रात में जो जाती है कि दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि जो होती है दूर तक जाती है। अनुनाद, रेजोनेंस, ठीक है, ये भी होता है। विवर्तन, डिफ्रैक्शन, तो ये भी होता है, ठीक है। तो आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है कि मतलब ध्वनि तरंगों में पूछ सकता है कि ध्वनि तरंग होती है तो उसमें विवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है। और तो ऐसे पूछे कि इसमें क्या नहीं होता है, तो उसमें कोई ऑप्शन दे देगा आपको जिसमें आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो विवर्तन क्या होता है, जो ध्वनि तरंगों का अपने मार्ग में किसी बाधा के किनारों पर मुड़ने की जो घटना होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विवर्तन कहते हैं। विवर्तन के कारण ही क्या होता है, जो बाहर से आने वाली ध्वनि जो होती है मुड़कर क्या होता है, हम तक पहुंच पाती है, वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको विवर्तन बोलते हैं, ठीक। तारतम्य, पिच, ये तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो ये भी होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम इसमें। तो जो कुछ ध्वनि स्रोत हैं, ठीक है, उनकी प्रबलताएं, ठीक है, तो क्या होती हैं। जैसे प्रक्षेपास्त्र कोई मिसाइल है तो उसकी ध्वनि कितने डेसिबल की होगी, 180। स्टीरियो फोन फुल साउंड, तो इसकी ध्वनि कितनी डेसिबल की होगी, 140। सायरन 130। जेट विमान, ठीक है, वो कितनी होती है, 120 की, आशाहीन होती है। मोटरसाइकिल की 100 सीसी वाली कितनी होती है, 110 डेसिबल की। कारखानों का जो शोर होता है वो कितना, 100 डेसिबल का होता है। जो भारी वाहन होते हैं, ठीक है, उनकी कितनी आवाज़ होती है, कितनी डेसिबल की, 90 डेसिबल की। सामान्य जो बातचीत करते हैं हम, उनकी कितनी होती है, 40 डेसिबल। जो फुसफुसाहट होती है
चुपके चुपके बातें करते हैं, वो कितने डेसिबल की होती है? 20 डेसिबल की। ठीक। अच्छा, कुछ प्रश्न है वन लाइनर टाइप के, इतना रखता हूँ, चलो देख लो आप तो बताओ। ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करके। ठीक, नीचे देखते रहना आप कि किसी ध्वनि से ध्वनि आर पार नहीं जा सकती, मतलब किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती, बताओ। सॉलिड। अच्छा, ऑप्शन दे रहा हूँ कि किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती, सॉलिड, लिक्विड, गैस या वैक्यूम, इसे निर्वात बोलते हैं। बताओ किस ऑप्शन पे टिक करोगे आप? तो आंसर होगा आपका, इसको ऐसे करता हूँ, इस तरह से। ठीक, इससे आपको आंसर नहीं दिखेगा। तो क्या आंसर होगा बताओ इसका? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? निर्वात। चलो आप देख लो, सब देख लो। ठीक है। दूसरी चीज़, ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे, ध्वनि कम लंबाई की बांसुरी से हाई फ्रिक्वेंसी उच्चावृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्वनि, ठीक है, ये बात समझिए कि जो बांसुरी होती है कम लंबाई की होगी तो उसमें क्या होगा? हाई फ्रिक्वेंसी उच्चावृत्ति की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स के रूप में परिगामी होती हैं। तो ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं बताइए आप? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। टैप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि यंत्रों पर अंकित पद जो डॉल्बी बी अथवा डॉल्बी सी निर्दिष्ट करता है वह रव हास परिपथ नॉइज रिडक्शन सर्किट का। ठीक, दूसरे पढ़ते हैं। तो डॉल्बी क्या है? एक कंपनी जिसने रव हास प्रणाली का विकास किया है, जिसने रव हास प्रणाली का विकास किया। तो ध्वनि वायु में ध्वनि का वेग। ठीक है, ये पढ़ते हैं हम, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है कि तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है, वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है। अभी बताया आपको मैंने, आर्द्रता के बढ़ने पर बढ़ता है, ये भी पढ़ाया मैंने आपको। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता है। ठीक। डेसिबल क्या है? डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम और प्रश्न है और देखेंगे। किस उपकरण में समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? सोनार में। मैंने पढ़ाया होगा आपको अभी। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? बताओ, मैंने अभी बिल्कुल बताया था कि सामान्य बातचीत में कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 40 डेसिबल की। मनुष्य के लिए शोर की सह्य सीमा लगभग कितनी होती है? तो 85 से 90 डेसिबल की तक की मतलब सीमा को वो सहन कर सकता है। ठीक। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातचीत नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर क्या है? वैक्यूम, निर्वात। ठीक, वायुमंडल होगा जहाँ पर गैसें होंगी, वायुमंडल होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, तभी तो ध्वनि इधर से उधर, ठीक है, ट्रैवल कर सकती है, तभी वो आपको सुनाई देती है। ठीक, समझ गए होंगे आप। ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती हैं। ठीक। डेसिबल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ध्वनि, क्या के प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता, जो डेसिबल होता है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को। 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो किस में होगी? लोहा में। ठीक। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो ये भी मैंने आपको लिखवाया, उसमें नोट्स में पढ़ाया मैंने। तो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। ठीक। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ठीक है। ध्वनि की गति ठोस में
गैस व द्रव की तुलना में अधिक होती है। जो ठोस में होती है वो ध्वनिक गति क्या होती है, जो लिक्विड और गैस से ज़्यादा होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति को इंगित करता है। आपको पढ़ाया था मैंने, सेकंड लेक्चर में शायद पढ़ाया था। ठीक। परश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो ठीक है परश्रव्य ध्वनि होती है। ठीक, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर मेरा जल्दी आएगा, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ाऊँगा मैं आपको उसमें। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ के आना। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।